नमस्ते बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 7 की बसंत भाग 2 से हिंदी के क्वेश्चन आंसर। और इसके ये लिए गए हैं हिमालय की बेटियाँ पाठ से। तो बच्चों इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। हम शुरू करते हैं बच्चों। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। तो सबसे पहले है लेख से। प्रश्न नंबर 1 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियाँ, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। इसका उत्तर है, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी शुरू की। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, हिमालय की यात्रा में किन किन की प्रशंसा की गई है। यानी कि हिमालय की यात्रा जब की लेखक ने तो किन किन चीज़ों की प्रशंसा की। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब लेते हैं बच्चों हमारा लेख से आगे, यानी कि जो हमारे पाठ के अंदर से नहीं है, हमें खुद लिखना है। तो यह लेख सन 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए। इसके उत्तर है बच्चों, 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हर जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो बच्चों इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब है हमारा अनुमान और कल्पना। तो इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो बच्चों इसका आंसर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्चे माँ एवं मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो निम्न हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज
आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लाभ बताएंगे नदियों से होने वाले। तो इसको उत्तर है, सबसे अधिक तो हमें जल की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद है बांध बनाना, नदियों पर हम बांध बनाते हैं जिससे भूमि का जल स्तर ऊंचा होता है। तीसरा है वर्षा में सहायक, जिस प्रकार से समुद्र भी वर्षा करने में सहायक होते हैं उसी प्रकार नदियाँ भी वर्षा करने में सहायक होती हैं। चौथा है सिंचाई में सहायक, बच्चों नदियों से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं और उन नहरों के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। पांचवा है आवागमन हेतु सहायक, बच्चों देखो नदियों में पानी के जहाजों को चलाकर उनसे माल को इधर से उधर ले जाया जाता है। और अगला लास्ट है छठा नंबर बिजली बनाना, तो बच्चों नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाई जाती है। अब है नदियों के बारे में 20 लाइन देखते हैं हम। नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियाँ अपना सुधारस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियाँ धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं, इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं, अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों को बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। अब है बच्चों भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना में से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। बच्चों जब किसी शब्द की दूसरे से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उस शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर हो जाता है। और जहाँ पर तुलना की जाती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ पर दो वस्तु की आपस में तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आप अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। तो बच्चों यहाँ पर तुलना की गई है, जैसे सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो बच्चों सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती थी कौन? नदियाँ। तो यहाँ पर नदियों की तुलना एक सम्राट महिला से की गई है। अगला है माँ और दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो बच्चों जो नदियों की जो धारा है उनको माँ, दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह, यानी कि उनको इनकी गोद की उपमा दी गई है, यानी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद से नदियों की धारा की तुलना की गई है। तो ऐसे ही अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो बच्चों जैसे हम देखते हैं ऐसे 5। पहले पाठ से है लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि उनकी चोंच की तुलना किससे की गई है? लाल किरण से, यानी सूरज की जो लाल किरण है उसकी तुलना पक्षियों की चोंच से की गई है। और तारक अनार के दाने, यानी जो तारे हैं उनकी तुलना अनार के दानों से की गई है। अब है अगला,
उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तो बच्चों चमकती सी चीज क्या थी? दादी माँ के सोने के कंगन, यानी कि जो कंगन है उनकी तुलना चमकती सी चीज से की गई है। तीसरा है सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो बच्चों ये खिलौने वाले से लिए खिलौने वाले का जो स्वर था वो किसकी भांति बताया है? सागर की हिलोरों, यानी सागर की जो लहर होती है उनकी तरह ही उसका स्वर बताया गया है। अब अगला है, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, यानी कि किसी वस्तु की तुलना किससे की गई है? बालूशाही से। अब अगला है बच्चों, यह चित्रा जैसी अभिमानी माजुरी के लिए ही कही जाएगी, यानी कि चित्रा जैसी अभिमानी माजुरी, मतलब यहाँ पर दो लड़कियों की तुलना की गई है, माजुरी की तुलना चित्रा से की गई है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 1। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। सॉरी बच्चों, ये दोबारा आ गया, मिसप्रिंट हो गया, इसे छोड़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो बच्चों यहाँ पर लेखक ने कहा है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम दे देने से वे सजीव वस्तुएं बन जाती हैं, यानी कि उनमें ऐसा लगता है जैसे जीव आ गया है। जैसे कि लेखक ने किसके बारे में कहा था? हिमालय के कंधे, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, उसकी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, लेकिन उन चोटियों जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनसे नीचे वाले जो समतल स्थान है उन पर लेखक चढ़ा, तो उनको लेखक ने हिमालय का कंधा बताया है। दूसरा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। इसी प्रकार काका कालेलकर जो लेखक थे उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है, क्योंकि नदियां तो क्या है, एक निर्जीव है, लेकिन लोकमाता कहकर उनमें सजीवता का भाव प्रकट किया है। तो बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में चित्रित किया जाता है, सजीव वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है, तो उसको बच्चों मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब है पाठ से, तो पाठ के अन्य उदाहरण है ऐसे जैसे सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती थी। अब जैसे नदियाँ कैसी प्रतीत होती थी? सम्राट महिला की। तो ये भी नदियों को एक महिला का रूप दिया गया है। यहाँ पर उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगी या उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। यानी कि नदियाँ बच्चों निर्जीव हैं, लेकिन उनका ये उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसना, ऐसे जब उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो वो ऐसे लगेंगे जैसे कि वो कोई सजीव वस्तु के लिए, सजीव इंसान के लिए लेखक ने ये शब्द लिखे हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को रूप, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो बच्चों यहाँ पर हिमालय पर्वत को एक पिता का नाम दिया है और नदियों को उनकी बेटी, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर। तो देखो बच्चों, हिमालय को बूढ़ा बताया गया है और बच्चियों किनको बताया गया है? नदियों को। अब है छठा है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद। क्योंकि बच्चों हिमालय तो एक पर्वत है, तो वो तो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है हिमालय, और समुद्र पानी से भरा हुआ है, तो वो भी क्या है, एक निर्जीव है, लेकिन उनको किसकी संज्ञा दी गई है? हिमालय को तो ससुर। अब बच्चों ससुर जो संज्ञा है वो निर्जीव तो नहीं हो सकती, तो इसलिए इस वाक्य से ऐसा प्रकट होता है कि ये शब्द हमने किसी सजीव व्यक्ति के लिए प्रयोग किए हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। तो बच्चों विशेष तो क्या होती है? संज्ञा, यानी जिस चीज़ की हम विशेषता बताते हैं वो क्या है? एक संज्ञा। तो बच्चों मैंने आपको
सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इन सभी की विस्तारित रूप से वीडियो बना के डाल रखी हैं। अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको एक बार कि विशेषण वो होते हैं जो किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर है संभ्रात। तो बच्चों यहाँ पर जो महिला लिखी हुई है, तो महिला की विशेषता क्या है कि वो एक संभ्रात है। संभ्रात तो विशेषण है और विशेष से क्या है, महिला। तो यानी कि जो संज्ञा है वो तो महिला है और क्या है, तो आपको तो ऐसे आएगा संभ्रात महिला में विशेषण छाटिए या विशेष छाटिए, तो आपको छाटना है। संभ्रात तो विशेषण है और महिला विशेष है। वैसे ही आंगन तो विशेष है और समतल विशेषण। मूसलाधार वर्षा, इसमें भी विशेषण और विशेष दोनों दिए हैं। तो बच्चों मूसलाधार तो क्या है, विशेषण है और विशेष से क्या है, वर्षा, क्योंकि वर्षा की विशेषता बताई गई है कि वर्षा किस तरह से हो रही है, मूसलाधार रूप में। अगर इसकी जगह होता रिमझिम वर्षा तो बच्चों रिमझिम विशेषण होता और विशेष वर्षा होती। उसी प्रकार चंचल नदियाँ, तो चंचल विशेषण है और विशेष है नदियाँ, क्योंकि नदियों की विशेषता चंचलता से बताई गई है। यहाँ पर ये भी हम लिख सकते थे उफनती हुई नदियाँ, तो यहाँ उफनना विशेषण होता। घना जंगल, तो बच्चों यहाँ पर घना तो विशेषण है और विशेष है जंगल। घने जंगल की जगह हम डरावना जंगल, भयंकर जंगल या बहुत विस्तृत जंगल, ये सब लिख सकते थे, वो सभी विशेषण होते। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको द्वंद्व समास मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है, जो आपका पहला वीडियो मैंने बनाया था हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो उसमें भी मैंने आपको द्वंद्व समास बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि जिन शब्दों के बीच में और आ जाए, समास विग्रह करने पर जिन शब्दों के बीच में और आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और अगर हमें ऐसे दिया जाता है राम और लक्ष्मण का समास बनाइए, तो हम बच्चों राम और लक्ष्मण में से और को हटा देंगे और चिन्ह लगाकर राम लक्ष्मण लिख देंगे, तो वो क्या होगा, समास बन जाएगा। और जब अगर समास विग्रह के लिए आएगा तो हम उनके बीच में और लगा देंगे। तो यानी कि जब दो वस्तुएं एक साथ जोड़ दी जाती हैं तो उसमें होता है बच्चों द्वंद्व समास। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रोटी सब्जी, दाल चावल, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सारे द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों आपके पाठ के जो द्वंद्व समास आए हैं उनको मैं आपको बता रही हूँ, जैसे छोटी और बड़ी, भाव और भंगी, माँ और बाप। अब बच्चों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। नदी को उल्टा करके लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। ठीक है बच्चों, नदी को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, दीन, और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। बच्चों सार्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई सही अर्थ निकले, कुछ अर्थ निकले, यानी जो शब्द बनता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो उसको कहते हैं सार्थक शब्द। यानी जैसे प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन। और कौन सी नदी, तो क्या है बच्चों, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है और दीन भाववाचक संज्ञा है। तो नदी जातिवाचक और दीन भाववाचक। अब हम और देखते हैं। अब देखो बच्चों रात, तो रात का हो गया तार। जाता, जाता का हो गया ताजा। भला, भला का हो गया लाभ। राही, राही का हो गया हीरा। नभ, नभ का हो गया बन। नमी, नमी का हो गया मीन। नशा का हो गया शान और लाल का हो गया ल। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6।
समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेतरवती है, यानी कि बेतवा जो नदी है उसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? बेतरवती। अब नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर और बनारस। तो बच्चों मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की वीडियो बना के दी थी, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को ऐड किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, अच्छे से सारे क्वेश्चनों को देखना है, तो बच्चों वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एक एक नंबर के आते हैं लेकिन आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो बच्चों अब हम देते हैं यहाँ पर अपने उत्तर। तो सतलुज जो नदी है उसको कहते थे बच्चों पहले सतद्रुम। सतलुज को कहते थे सतद्रुम। और रोपड़ जो जगह है उसको कहते थे रूपपुर। और झेलम नदी का नाम था बच्चों वितास्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था। ये सारे बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और चिनाब नदी का था बच्चों बिपाशा। और अजमेर का था अजमेरू। और बनारस को पहले कहते थे बच्चों वाराणसी। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए, यानी कि जो इसमें ही शब्द आया है ही, उस पर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके, यानी कि ही की जगह बच्चों हमने वाक्य के अंत में ना लगा दिया है, तो ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। तो बच्चों ये नहीं एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन हर बार नहीं, जरूरी नहीं है कि नकारात्मक रूप में ही इस्तेमाल हो। अब आपको समझ में आया ना कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पर एक सकारात्मक शब्द है। तो दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और उनका विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों अब हम लेते हैं 3-3 वाक्य। तो यहाँ पर 4 वाक्य मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको आसानी हो सके समझने में। तो बापू को कौन नहीं जानता। तो बच्चों इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर कोई बापू को जानता है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हुआ, लेकिन जब हम वाक्य अलग अलग हो गए ना, कि बापू को कौन नहीं जानता, यहाँ पर नहीं आया है, कौन आया है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द बन रहा है, पूरा वाक्य बन रहा है जो एक प्रश्नवाचक है कि कौन नहीं जानता। तो बच्चों ये वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। लेकिन दूसरा वाक्य इसके विपरीत है और दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अब अगला है हमारा ख नंबर का, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। तो बच्चों इसका विश्लेषण करेंगे हम, तो शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो, तो यहाँ पर दूसरा शब्द नकारात्मक है। ठीक है बच्चों, वह शायद ही तुम्हें देख सके, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। तो बच्चों ये दोबारा से इसमें मिसप्रिंट हो गया है, इसकी जगह हम लिखेंगे वह शायद ही
ये गा वाले में जो है वह शायद ही तुम्हें देख सके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह शायद तुम्हें देख सके। वे लोग शायद ही उधर खेलें, तो वे लोग शायद इधर ना खेलें। तो बच्चों इसमें नकारात्मक है घा वाले में दूसरा शब्द जो है, और पहला शब्द कैसा है, सकारात्मक। ठीक है, अब हम बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद बच्चों।